प्यारे बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के विज्ञान से चैप्टर 8, जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर। इस चैप्टर का 2 एपिसोड पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, यह इसका तीसरा एपिसोड है। और आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले लिंग हार्मोन के अलावा अन्य हार्मोन कौन कौन से हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने हार्मोन के बारे में चर्चा किया था। उसके बाद हम लोग को देखेंगे किशोरावस्था की पोषक आवश्यकताएं क्या क्या है, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे शारीरिक व्यायाम और योग का क्या महत्व है, और अंत में हम लोग जानेंगे नशीली दवाओं का निषेध। तो मुख्य रूप से हम लोग इन 4 टॉपिक्स पर आज चर्चा करेंगे, और ये इस चैप्टर का अंतिम एपिसोड है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये लिंग हार्मोन क्या होता है और अन्य हार्मोन क्या होता है। तो इसी पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा किया था कि पुरुष हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, ओव्यूलेशन से स्रावित होता है, और स्त्री हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन, वो गर्भाशय से स्रावित होता है। इसे हम लोग कहते हैं लिंग हार्मोन। और उसके अलावा भी बहुत तरह के हार्मोन हैं। तो वे बहुत तरह के हार्मोन कौन कौन सा है, एक बार जरा हम लोग उसको देख लेते हैं, और उसका मुख्य काम क्या है यह भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको दिखाया गया है। जैसे देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसको हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं, थायराइड ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, पैंक्रियाटिक आइलेट्स है, ओवरीज है, टेस्टिज है। ये सब मुख्य रूप से जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, जहाँ से कुछ हार्मोन निकलते हैं। अब देखिए, क्लास 8 की यदि हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से 3 ग्रंथि हमें बहुत ही जरूरी है जानना। वो है थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और एड्रिनल अंतःस्रावी ग्रंथि। इनसे किस तरह का हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, वो जरा हम लोग देखते हैं। देखिए, थायराइड से निकलता है थायरॉक्सिन। थायराइड से क्या निकलता है, थायरॉक्सिन। यह क्या करता है, गले के सामने देखिए यहाँ पर थायराइड ग्रंथि है, यह थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है। अगर इसका सही मात्रा में स्रावन नहीं हो तो क्या होगा, गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देगा, फूला हुआ दिखाई देगा, सूजा हुआ दिखाई देगा, है ना। उसके बाद देखिए अग्नाशय। अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, अगर सही मात्रा में इंसुलिन का स्राव नहीं हो तो डायबिटीज हो सकती है, मधुमेह हो सकती है। तो मधुमेह से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का स्रावन होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है एड्रिनल। एड्रिनल से निकलता है एड्रीनेलिन। तो एड्रीनेलिन जो है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इससे क्या होता है, तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक हम किसी के बात पर गुस्सा हो जाते हैं, और अचानक हम किसी दूसरी चीज़ को देख करके खुश हो जाते हैं। तो जल्दी जल्दी जो भावनाएं बदलती है उसका मुख्य कारण है ये एड्रीनेलिन हार्मोन, है ना। इससे भावनाओं में तीव्र परिवर्तन होता है। अब देखिए, इन सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है पीयूष ग्रंथि। इसलिए पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो शरीर में जितने तरह के भी ग्रंथि है, उन सभी ग्रंथियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल करने वाला जो ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। देखिए, उसका यहाँ पर पोजीशन है, इस जगह पर पीयूष ग्रंथि होती है ना, यहाँ पर दिमाग के पास होता है, इस जगह पर होता है। तो इसलिए हम लोग इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है किशोरावस्था की पोषक अवस्थाएं, है ना। तो किशोरावस्था में पोषण की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय न केवल हमारा शारीरिक बल्कि मानसिक विकास भी होता है। तो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होता है, इसलिए इस समय बहुत ही अच्छा पोषक तत्व वाला भोजन का हमें सेवन करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि किस किस तरह से पोषक तत्व वाले भोजन हो सकते हैं। तो देखिए, शक्ति देने वाले कुछ आहार होते हैं, कुछ शरीर की वृद्धि और विकास करने वाले आहार होते हैं, और कुछ आहार होते हैं जो बीमारियों से सुरक्षा वाले आहार होते हैं, जिससे हम बीमारियों से लड़ने की शक्ति पैदा होती है। ठीक है, तो शक्ति देने वाला आहार कौन कौन सा है आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आप भी पढ़ सकते हैं। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकई, मड़वा और इनसे तैयार जितने तरह के पदार्थ हैं, सेवई, चूड़ा, सब सूजी, दलिया, रोटी, ब्रेड, बिस्किट आदि सभी, साथ ही साथ आलू, शकरकंद, चीनी, गुड़, मधु यानी कि हनी, ये सभी जो होते हैं वह शक्ति देने वाले आहार होते हैं। इससे हमें एनर्जी मिलता है। मुख्य रूप से इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके बाद देखिए, शरीर की वृद्धि और विकास वाले आहार कौन कौन सा है। तो शरीर की वृद्धि वाले विकास और आहार जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, उससे शरीर का वृद्धि और विकास होता है। दाल, चना, सोयाबीन, मूंगफली, दूध, लस्सी, दूध से बनी हुई वस्तुएं, खोवा
आइसक्रीम, अंडा, मुर्गा, मांस, मछली आदि। लेकिन ध्यान रहे आइसक्रीम का सेवन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये सब जो है वो शरीर की वृद्धि और विकास करने वाले आहार हैं। उसके बाद देखिए बीमारियों से सुरक्षा वाले आहार, तो मुख्य रूप से जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, फल हैं, वे सभी हमें विभिन्न तरह के विटामिन और मिनरल्स देते हैं और रोग से लड़ने के लिए प्रतिरोधी क्षमता भी उत्पन्न करते हैं। तो बीमारियों से लड़ने के लिए हमें हरे पत्तेदार सब्जी, ताजे फल इत्यादि खाने चाहिए। वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन युक्त खाना खाना चाहिए और शक्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना हमें खाना चाहिए। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना चाहिए कि बाहर के जितने तरह के जंक फूड है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, पास्ता है, इन सब से जितनी दूरी हो उतना हमारे लिए बढ़िया है। अब हम लोग देखते हैं हमारे जीवन में योग और व्यायाम का क्या महत्व है। तो देखिए ये सभी जानते हैं कि शारीरिक व्यायाम और योग का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां गठिली होती है, पूरे शरीर को सही मात्रा में रक्त मिलती है। व्यायाम करने से हम ज़्यादा सांस भी लेते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन का भी सही मात्रा हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। कुल मिलाकर यदि हम कह सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि व्यायाम करने से हमारे शरीर में ताजगी आती है, मांसपेशियां मजबूत होती है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता है, जिससे हम तरह तरह की बीमारियों से लड़ सकते हैं। साथ ही हम बात करते हैं योग का, तो योग का भी यही महत्व है कि जब हम लोग योग करते हैं हमारा ध्यान एकाग्र होता है, हम अपनी किसी चीज़ पर चिंतन कर सकते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है, मन को एकाग्र कर सकते हैं, जिससे पढ़ने में भी मन लगेगा, चीज़ों को याद करने में भी सुविधा होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को याद करते हैं वो याद ही नहीं होता है, तो उसमें आप कुछ योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत तरह के योग होते हैं और उन सभी योग का अपना अपना विशेष महत्व है। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रत्येक दिन आधा घंटा शारीरिक व्यायाम और योग अवश्य करें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके शरीर में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में कितना परिवर्तन आता है। और देखिए इस चैप्टर का सबसे जो अंतिम टॉपिक है वो है नशीली दवाओं का निषेध। इस उम्र में अक्सर ऐसा होने लगता है कि बच्चे गलत संगत में पड़ने के कारण, देखा देखी के कारण, टीवी सीरियल, मूवी इत्यादि के कारण कुछ नशीली दवाओं का सेवन करने लगते हैं। चाहे तो हो सकता है वो पुड़िया के रूप में हो, गुटखा के रूप में हो, खैनी के रूप में हो, सिगरेट के रूप में हो, ड्रग्स के रूप में हो, वाइन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि इस अवस्था में अगर उसे सही गाइडलाइन नहीं मिले, अगर उसे सही देख रेख नहीं मिले तो बच्चे गलत संगत में जाते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से नशीली चीज़ों का सेवन प्रारंभ कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हम नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करें, चाहे वो छोटा सा छोटा चीज़ ही क्यों ना हो। अक्सर शुरुआत छोटी चीज़ से होती है, लेकिन हम अपनी बात पर अडिग रहें कि नहीं, किसी भी कीमत पर हम किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बहुत आगे जाना है। तो इन सब चीज़ों का आपके सेहत पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, आपका मस्तिष्क कमज़ोर हो जाएगा, आप चीज़ों को सोच नहीं पाएंगे। इसलिए प्रण कर लें कि किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में हम इन नशीली दवाओं का सेवन नहीं करेंगे। तो इसी के साथ इस चैप्टर का समापन होता है। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।